बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स के कुछ डिफिनेशंस हमने पढ़े, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में हमने बहुत सारे बातें की। फिर हमने इन्फेक्शन वगैरह, कीमोथेरापी की मीनिंग क्या है, माइक्रोबियल ड्रग्स वगैरह, ये सब हमने डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट सेप्सिस। ये इन्फेक्शन तक हमने पढ़ा था ऑलरेडी, अब हम बात करेंगे सेप्सिस का। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियमिया कहते हैं। अदर इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म या अदर कोई इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, वायरस एक्सेट्रा आर टॉक्सिन क्रिएट बाय इन्फेक्शन, या कोई टॉक्सिन वगैरह जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर दे ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड स्ट्रीम विद स्प्रेड विदाउट द बॉडी, या एक ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है और वो ब्लड स्ट्रीम में कोई घास वगैरह क्या कर रही है, घास वगैरह मतलब कोई डिजीज वगैरह काज कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेप्सिस। इट इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशंस है, यानी लाइफ में अगर एक बार भी आपके ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया आ गई और वहाँ पे कोई डिजीज़ वगैरह या टॉक्सिन वगैरह क्रिएट किया, तो ये क्या है, ये फिर ट्रीटमेंट इसकी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सेप्सिस अकर व्हेन केमिकल रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सेप्सिस तब होती है जब ब्लड स्ट्रीम में कोई केमिकल वगैरह रिलीज हो जाए टू फाइट द इन्फेक्शन ट्राइगर इम्प्लीमेटरी रिस्पांस, जो कि क्या करे, जो कि हमारी जो इम्प्लीमेटरी रिस्पांस है, जो कि हमारा इन्फेक्शन है उसको क्या करे, उसको और भी बढ़ा दे। यानी हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के अगेंस्ट या जो इन्फेक्शन मटेरियल आया है उसके दरमियान जो फाइटिंग स्टार्ट होती है, जो फाइटिंग बहुत ज़्यादा ट्राइगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो तब हम क्या कहते हैं इसको, हम तब इसको कहते हैं सेप्सिस। रिस्पॉन्स थ्रू आउट द बॉडी डैमेज मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। तो सेप्सिस का क्या मतलब है, सिंपली सेप्सिस का यही मतलब है कि जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में कोई केमिकल वगैरह रिलीज हो जाए और वो हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट अपना फाइट स्टार्ट करे, हमारे इन्फेक्शन को और भी बढ़ा दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, और हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जो मल्टीपल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सेप्सिस। सुपर इन्फेक्शन, फिर हमारे साथ क्या है, सुपर इन्फेक्शन है। सुपर इन्फेक्शन किस चीज को कहते हैं, अ न्यू इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट हैविंग अ प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में एक इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि दूसरा इन्फेक्शन भी आया, दूसरा इन्फेक्शन भी हमारी बॉडी पे आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। ये जो दूसरा इन्फेक्शन आया जो कि ऑलरेडी एक इन्फेक्शन प्रेजेंट था और उसके ऊपर दूसरा इन्फेक्शन भी आया, तो इसको हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अकर इन पेशेंट विद वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज। अगर एक पेशेंट को वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है और उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है ये सुपर इन्फेक्शन है। प्रिंसिपल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में ऐसी होती है कि कभी कभार ऐसे होता है हमारे साथ कि जो बैक्टीरिया होती है बिल्कुल उसके सेम हमारी जो डीएनए फॉर्मेशन है और बैक्टीरिया की जो डीएनए फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम होती है। तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो तब हम कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। और ये क्यों हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसके खिलाफ, उसके डीएनए के खिलाफ यूज़ करें एंटीबायोटिक्स, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो डीएनए है वो भी इंजर हो सकती है, हमारी बॉडी को भी मसला, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो इस दौरान हम फिर एंटीबायोटिक्स की यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है, ये कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। एंटीबायोटिक इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी जो सिस्टम बनाया है वो बिल्कुल चेंज बनाया है बैक्टीरिया की डीएनए वगैरह से। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी टेक
एडवांटेज ऑफ द बायोकेमिकल डिफरेंसेस। एंटी माइक्रोबियल थेरापी जो है वो क्या है, वो एडवांटेज लेती है किस चीज़ से, जो बायोकेमिकल डिफरेंसेस है हमारे दरमियान और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान से, उसका एक एडवांस है, एक एडवांटेज है हमारे साथ, क्योंकि तब हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल थेरापी कर सकते हैं अगर हमारी और जो बैक्टीरिया है उसकी डीएनए चेंज है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन देयर बिकॉज ऑफ देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जिस मकसद के लिए हम यूज़ करें, जिस इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करें, जिस इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें, तो बिल्कुल वही पे ही वो इफेक्ट करके उसकी असर ख़त्म हो जाती है। फिर दैट इज दे हैव द एबिलिटी टू इंजर और किल इन इन्वेडिंग क्या होते हैं, जो बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, विदाउट हार्मिंग द सेल और द होस्ट। तो बिल्कुल वही जो ऑर्गेनिज्म आया है सिर्फ वही ही उस पर ही असर कर देती है, उस पर ही अपना इफेक्ट शो कर देती है, उसको किल कर देती है, उसको इंजर कर देती है। बाकी जो होस्ट है या ह्यूमन है उसके कोई सेल्स भी इससे क्या नहीं हो सकते, खराब नहीं हो सकते। सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्वायर्ड नोइंग। तो एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट को मतलब सेलेक्ट करने के लिए हमारे साथ ये नॉलेज ज़रूरी है, और उस नॉलेज में क्या शामिल है, द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी। ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी हम करेंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एंटीबायोटिक्स है, मतलब इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एंटी वायरल यूज़ कर सकते हैं, एंटी मलेरिया यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। द ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी टू अ पार्टिकुलर एजेंट। ऑर्गेनिज्म की ससेप्टिबिलिटी क्या है, कितने इन्फेक्शन काज कर सकता है एक पार्टिकुलर एजेंट के लिए, तो ये हम मालूम करेंगे। द साइट ऑफ इन्फेक्शन हम मालूम करें किस साइट पे वो इन्फेक्शन काज कर रही है, कहाँ पे है, पेशेंट फैक्टर क्या है वो हम मालूम करेंगे। द सेफ्टी ऑफ एन एजेंट एंड द कॉस्ट ऑफ थेरापी। ये एक एक करके हम अभी सारा डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं कि क्या है। फर्स्ट हमारे साथ क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे करेंगे? करेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सेंट्रल टू सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर ड्रग। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म पे कोई ड्रग अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल सिलेक्शन है हमारे साथ तो वो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को पहले हम सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए फिर एक प्रॉपर ड्रग की सिलेक्शन करेंगे ताकि उस पर अफेक्ट काज करें। It is generally necessary to do culture and sensitivity test to arrive at a conclusive diagnostic to determine the susceptibility to antimicrobial agent। यहाँ पे लिखा गया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम एक कल्चर टेस्ट करें और उस टेस्ट से हमें पता चले कि ये जो एजेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसकी डिवीजन कैसी होती है, वो कितना सेंसिटिव है, उसके सारे बारे में उसका कंक्लूजन हम निकालेंगे कि इसके लिए कौन कौन सा डायग्नोसिस जो है ना वो बेस्ट है। तो ये सब अगर हम डिटरमाइन करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दिस इट इज़ एसेंशियल टू ऑब्टेन अ सैम्पल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रायर टू इनिशिएटेड ट्रीटमेंट। तो उससे उस सैम्पल कल्चर से फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे लिए फिर ये इजी होगा कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे साथ है एम्पिरिक थेरापी प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिखा गया है कि आइडियली the antimicrobial agent used to treat an infection and is selected after the organism has been identified and its drug susceptibility established। यहाँ पे लिखा गया है कि हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट तब मालूम करते हैं, तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारे साथ जो ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं कि ये अब बैक्टीरिया है, ये फंजाई है, ये जो भी है वायरस है, तो वो हमारे साथ मालूम हो गया है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं एंड इट्स ड्रग ससेप्टिबिलिटी एस्टेब्लिश, और जो ड्रग ससेप्टिबिलिटी वो भी हम मालूम करते हैं। हाउएवर इट इज़ क्रिटिकली
पेशेंट। अगर हमारे साथ एक पेशेंट है वो क्रिटिकली इल है तो फिर हम क्या करते हैं, एम्पेरिक थेरापी यूज़ करते हैं। एम्पेरिक थेरापी में हम कौन कौन से ड्रग्स डालते हैं, इसमें हमारे साथ ऑल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक जो कि हर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर देती है। यानी हम फिर इसको सेलेक्टिव ड्रग यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमारे पेशेंट जो है वो क्रिटिकली कंडीशन में है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, उसकी जान जा सकती है। अगर हम उसका टिश्यू कल्चर करेंगे, उसका ब्लड मालूम करेंगे, उसका बैक्टीरिया मालूम करेंगे तो उस दौरान उस तक हमारे जो पेशेंट है वो चला जा सकता है, उसकी जो मतलब सेहत है वो बहुत बिगाड़ हो जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस दौरान हम एम्पेरिक थेरापी करेंगे। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अबाउट एम्पेरिक थेरापी। एम्पेरिक थेरापी हमारे साथ एक ऐसी थेरापी होती है जिसमें हमारे साथ ऑल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आते हैं। यानी ये हम फिर इस दौरान हम रेजिस्टेंस को नहीं देखते कि ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है कि नहीं, बल्कि वो हम एडमिनिस्टर करते हैं जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी पेशेंट में प्रेजेंट हो तो उसको थोड़ा, उसकी ग्रोथ को थोड़ा क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देती है। अगर बैक्टीरिया किल हो जाए तो अच्छी बात है, अगर किल ना हो जाए तो तब उसकी जो ग्रोथ है उसको थोड़ा क्या रोक देती है। Determining antimicrobial susceptibility of infective organism। यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर अ पैथोजन इज कल्चर इट्स ससेप्टिबिलिटी टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स सेवेयर एज अ गाइड इज चूजिंग एंटीमाइक्रोबियल थेरापी। अगर हमारे साथ जो पैथोजन का कल्चर टेस्ट हो गया है तो हमारे साथ अब एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की पता चल गई है कि ये कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उस बैक्टीरिया के लिए फिर हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। और जब उसके लिए हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं तो हम कौन से थेरापी के थ्रू वो ट्रीट करते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक वर्सेस बैक्टीरियोसाइडल ड्रग, एक होते हैं हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग और एक होते हैं हमारे साथ बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन को रोक देती है, और जो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है तो वो बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स में हमारे साथ क्या क्या शामिल है, अच्छा फॉर एग्जांपल लाइनजोलेट जो है ना, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि इस बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, ये क्या है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। और जो हमारे साथ अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, अच्छा और ये कौन सी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरिस है। एंड एंटेरोकोकाई बट द बैक्टीरियोसाइडल एजेंट बट द बैक्टीरिया अगेंस्ट मस्ट ट्रेन ऑफ इस नमूनिया। ये एक ऐसी ड्रग है जो कि किसी बैक्टीरिया के लिए तो क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, बट इस दौरान नमूनिया की जो बैक्टीरिया है, इस नमूनिया की जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देती है, तो उसके लिए बैक्टीरियोसाइडल है। यानी हमारे साथ इसमें दो एबिलिटी है, इस ड्रग में हमारे साथ दो एबिलिटी है, एक एजेंट के लिए या एक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोसाइडल है और दूसरी बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक है। यानी जो हमारे साथ स्टेफाइलोकोकस एंड एंटेरोकोकाई है उसके लिए उसके ग्रोथ को सिर्फ रोक देती है, तो उसके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक है। जबकि जो एस नमूनिया बैक्टीरिया है तो उसके लिए बैक्टीरियोसाइडल है, उसको बिल्कुल किल कर देती है। Minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration (MIC) is the lowest concentration of antibiotic that inhibit bacterial growth. जो minimum inhibitory concentration होता है तो ये एक एजेंट की, एक ड्रग की, एक एंटीबायोटिक्स की लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है। टू प्रोवाइड इफेक्टिव माइक्रोबियल थेरापी, एंटीमाइक्रोबियल थेरापी, जो कि हम एक इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल थेरापी के दौरान चेक क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कर देते हैं। द क्लिनिकली ऑब्टेन antibiotic concentration in body fluid should be greater than the minimum इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम एक इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल थेरापी जो है ना वो क्या कर देते हैं, उसको
मतलब एक इफेक्टिव माइक्रोबियल थेरापी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल कंसंट्रेशन है वो हम बढ़ा देते हैं, यानी उसके जो कंसंट्रेशन है वो हम ज़्यादा देते हैं, जो कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है वो हम ज़्यादा दे देते हैं उससे, तो इस दौरान फिर हमारी जो बैक्टीरिया है उसकी किल भी हो सकती है। मिनिमम बैक्टीरियोसाइडिक कंसंट्रेशन, अगर बैक्टीरियोसाइडिक कंसंट्रेशन की हम बात करें तो मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन एमबीसी और एमआईसी के दरमियान आप लोगों को फ़र्क आनी चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन किस चीज़ को कहते हैं। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में हम जब जस्ट ऐसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, रोक देती है, जबकि मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसी एजेंट्स होते हैं या ऐसी बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन होता है जो कि लोएस्ट कंसंट्रेशन होता है, बट क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट रिजल्ट इन 99.9% डिक्लाइन इन colony count after overnight broth dilution and incubation। ये एक मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इस दौरान भी इससे जो 99.9% एंटीजेंट्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको डिक्लाइन कर देते हैं, उसकी कॉलोनी को ख़त्म कर देती है, उसके ग्रोथ को ख़त्म कर देती है, उसको किल कर देती है। इफेक्ट ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑन थेरापी। साइट ऑफ इंजेक्शन जो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साइट ऑफ इंजेक्शन मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट ही बैक्टीरिया को किल कर सकती है अगर हम उसकी एंट्री सही साइट पे करें। द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये BBB का क्या है, आगे BBB आ सकती है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। दिस बैरियर इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ टेल लाइक endothelial cell fused by tight junction that impede entry from the blood to the brain of virtually all molecules except these that are small and lipophilic। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी ठैल होती है जो कि बहुत पतली होती है, बहुत नैरो होती है, और इससे जो है ना, इसकी जो मतलब इससे जो ब्लड पास होती है, इससे जो एंट्री ऑफ ब्लड होती है, तो वो सिर्फ ब्लड की मतलब ब्लड में अगर थोड़ा सा भी बड़ा पार्टिकल आ गया तो वो उसकी एंट्री को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, यानी उसकी एम्फेड कर देती है, बंद कर देती है उसकी एंट्री को। तो इससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो क्या होती है, पास हो जाती है। तो इसलिए हम जो ड्रग भी सेलेक्ट करें तो वो स्मॉल भी हो और लाइपोफिलिक भी हो। लाइपोफिलिक का क्या मतलब है, यानी छोटे छोटे टुकड़े में हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो, बहुत छोटे हो, बहुत स्लिम हो, तो तब हमारी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उससे पास हो सकते हैं। तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमारे जो ड्रग है उसको छोटे पार्टिकल में लेना चाहिए, बल्कि पार्टिकल में नहीं लेना चाहिए, और दूसरी एक साइट ऑफ इंजेक्शन की मालूम करना बहुत ज़रूरी है। द penetration and concentration of an antimicrobial agent in the CSF cerebrospinal fluid is particularly influenced by the following factors। तो आइए देखते हैं कि कौन से following factors है। एक है हमारे साथ लिपिड soluble drug। लिपिड soluble drug जो होते हैं such as squalene जो होते हैं and मेट्रोनिडाजोल एंड क्वाइनोलोन, ये ऐसे ड्रग के जो कि क्या है, जो कि सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन इनटू द सीएनएस, जो कि सीएनएस में इसकी सिग्निफिकेशन होती है, इसकी पेनिट्रेशन कहाँ पे होती है, जो सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन है वो सीएनएस तक ले चलती है। इट कंट्रास्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के कंट्रास्ट है, बरक्स है। सच एज पेनिसिलिन, जो कि हमने पेनिसिलिन की बात की, जो कि इसके लिए एक स्टोरी भी क्या है मशहूर है, कि एक साइंटिस्ट वाली जो स्टोरी है वो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस की है, आप लोग देख सकते हैं। और पेनिसिलिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुए थे। आर आयोनाइज्ड इट फिजियोलॉजिक पीएच एंड हैव लो सॉल्युबिलिटी इन लिपिड, जो कि हमारे साथ क्या है, एक फिजियोलॉजिक पीएच है, इसका जो पीएच है वो भी आयोनाइज्ड है, और दूसरी ये कि इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड है। दे देयरफॉर हैव लिमिट पेनिट्रेशन थ्रू द इंटैक्ट ब्लड
ब्लड ब्रेन बैरियर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। तो उसकी जो एंट्री होती है तो वो क्या है, वो भी लो है, लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, एंटर हो सकती है। बाकी बल्कि पार्टिकल है तो इसकी एंट्री जो है ना वो मुश्किल होती है। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग को भी हम देखेंगे क्योंकि वेट जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, अगर ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होती है तो फिर ये इसकी एंट्री भी क्या होती है, मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उसकी भी हम देखेंगे। पेशेंट इफेक्टिव फैक्टर, जो पेशेंट की इफेक्टिव फैक्टर है तो वो कौन कौन से है। इम्यून सिस्टम को हम देखेंगे कि पेशेंट ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है। दूसरा ये कि रेनल डिस्फंक्शन को देखेंगे, अगर रेनल डिस्फंक्शन है यानी रेनल में जो भी प्रॉब्लम है तो फिर हमारी जो ड्रग की क्या है सिक्रीशन है वो नहीं होगी सही तरीके से, तो उसको भी हम देखेंगे। हेपेटिक डिस्फंक्शन को भी देखेंगे क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे होती है, लीवर में होती है, तो अगर लीवर डिस्फंक्शन है तो फिर भी हम ऐसे ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। फिर पुअर परफ्यूजन को भी देखेंगे, एज को देखेंगे, प्रेगनेंसी को देखेंगे। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि एज और प्रेगनेंसी के बेस पे हम देते हैं, प्रेगनेंसी के लिए कुछ ड्रग अच्छे होते हैं कुछ नहीं। लैक्टेशन को भी देखेंगे क्योंकि बच्चे पे असर आ सकता है। सेफ्टी ऑफ द एजेंट, सेफ्टी ऑफ द एजेंट, हम एजेंट जो है हमारे साथ जो ह्यूमन बींग है उसका सेफ्टी करेंगे, उसको भी देखेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ थेरापी को देखेंगे। कॉस्ट ऑफ थेरापी को हम क्यों देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट गरीब होते हैं, अपना जो कास्ट है वो फिर नहीं दे सकते, जो मतलब पैसे है वो फिर उसके लिए देना मुश्किल होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। और एक इफेक्टिव थेरापी एंड एक लो कॉस्ट थेरापी हम मालूम करेंगे और पेशेंट को उस पर पेशेंट के लिए वो अप्लाई कर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दोनों केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंस है, ठीक है, लेकिन एक में हमें पता नहीं है कि कौन सी बैक्टीरिया है और एक में फिर हमें पता चल गया है। तो अगर हमें पता नहीं है कि बैक्टीरिया कौन सी प्रेजेंट है और उसका हम अगर कल्चर टेस्ट करना चाहे तो पेशेंट हमारे साथ कोलैप हो सकता है, पेशेंट हमारे साथ जो है ना वो क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, कल्चर टेस्ट हम लेंगे। और अगर पेशेंट वर्सन हो रहा है, उस पर मतलब उसका इफेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट और भी बीमार हो सकता है, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, तो हम डायरेक्ट ही स्टार्ट करेंगे क्या, बिगिन एम्पेरिक थेरापी। एम्पेरिक थेरापी स्टार्ट करेंगे। एम्पेरिक थेरापी के बाद हम फिर क्या करेंगे, अगर हमें 3 दिन बाद कल्चर टेस्ट का 3 दिन बाद पता चलता है, अगर हमें पता चला कि ये वाली ग्राम स्ट्रेन बैक्टीरिया है यानी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो तब उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। स्ट्रीम लाइन एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम, अगर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम क्या करेंगे, फिर वो देंगे क्योंकि वो उस इन्फेक्शन के लिए ही वो एंटीबायोटिक्स होते हैं। फीवेस्ट ड्रग पॉसिबल, जिसमें कुछ ड्रग्स आते हैं, मतलब जो एम्पेरिक थेरापी है उसमें ज़्यादा ड्रग्स आते हैं क्योंकि उस दौरान हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि हर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर देती है या उसकी स्टॉप को उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देती है। तो फिर हम क्या करेंगे, वो स्टॉप करेंगे एम्पेरिक थेरापी और एक नैरो स्पेक्ट्रम थेरापी यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हमें पता है कि ये बैक्टीरिया पेशेंट को हो गई है और पेशेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन को मालूम करेंगे कि कौन सी साइट ऑफ इन्फेक्शन, किस साइट पे इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उससे कल्चर टेस्ट करेंगे। कल्चर टेस्ट हमने किया है, उसको इंक्लूड किया है, तो उसके बेस पे अब हम क्या करेंगे, एम्पेरिक थेरापी को स्किप करेंगे क्योंकि हमारे साथ कल्चर टेस्ट का रिजल्ट आया है। कल्चर टेस्ट का रिजल्ट आया है तो तब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रीमलाइन एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। और जो कि हमारे साथ क्या है, अगर नेगेटिव आर्क कॉलोनाइजेशन हो रही है तो उसको स्टॉप करेंगे। अगर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो और बढ़ रही है तो उसको हम डायरेक्ट स्टॉप करेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब हमारे साथ कुछ स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिसमें 3 टाइप यहाँ पे दी गए हैं। तो एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक होता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक हमें मालूम है कि ये डिजीज़ है पेशेंट को, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक क्या यूज़ करें, एक स्पेसिफिक थेरापी यूज़ करें। तो जो भी ड्रग्स या जो भी स्पेसिफिक ड्रग्स एक
एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होते हैं एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम में डाल सकते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आइसोनियाजिड इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरिया। यहाँ पे लिखा गया है कि आइसोनियाजिड एक ऐसी ड्रग्स है जो कि ओनली यूज होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसके लिए सिर्फ एक्टिव होते हैं, बाकी किसी भी बैक्टीरिया पे ये इफेक्ट नहीं कर सकती। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम किस चीज़ को कहते हैं? एम्पिसिलिन एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो ड्रग जो कि हम किस चीज़ में डालते हैं? एम्पेरिक थेरापी में डालते हैं, यानी कुछ ना कुछ ग्रोथ नैरो स्पेक्ट्रम का भी कर सकते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी कर सकते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम या एम्पेरिक थेरापी में डाल सकते हैं। और फिर हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक ऐसी एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि एवरी टाइप ऑफ इफेक्ट को क्या करती है? उसकी ग्रोथ को रोक देती है, जिससे कि हमारे साथ क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट वाइड वैरायटी पे है, यानी ऑल टाइप ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज़ या किसी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो क्या है बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको क्या कर देती है? उसके ग्रोथ को रोक देती है और कुछ टाइप ऑफ इन्फेक्शन को बिल्कुल किल कर देती है। तो इसको फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डाल सकते हैं। जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने के, तो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं जो कि कुछ टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर देती है, उसके अगेंस्ट काम कर देती है, जैसे कि हमारे साथ एम्पिसिलिन हो गए। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखने हैं, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आइसोनियाजिड इज डैश नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो फिर आप लोग उसको नैरो स्पेक्ट्रम में डाल सकते हैं। या हमारे साथ आ गई कि एम्पिसिलिन, तो वो एक्सटेंडेड जो है, यानी जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे साथ टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोमिनिफिकोल आ सकते हैं। ये एक चार्ट बना हुआ है कि कौन सी जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और कौन से जो है ना वो क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ड्रग की जो कि पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आते हैं। कुछ ना कुछ ग्राम पॉजिटिव को सारे किल कर देती है, कुछ ना कुछ ग्राम नेगेटिव भी आते हैं एंड क्लेमिडियाज भी आते हैं। फिर हमारे साथ अगर दूसरी ड्रग है जो कि सल्फोनामाइड्स है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक्सटेंडेड है, ये भी एक्सटेंडेड है, ये भी एक्सटेंडेड है, ये अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। फिर आइसोनियाजिड ओनली एक माइक्रोबैक्टीरिया को किल कर दी है, तो ये क्या है? ये हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम है। व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस ऐसा होता है, हम वैसी ही एक बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक ड्रग है और वो हम एडमिनिस्टर करते हैं एक पेशेंट को, और एक बार हमने एडमिनिस्टर किया तो पेशेंट पे थोड़ा इफेक्ट किया, लेकिन फिर हमने जो दूसरा डोज है वो लेट एडमिनिस्टर किया। तो अगर वो हम लेट एडमिनिस्टर करेंगे तो बैक्टीरिया ने अपना इफेक्ट, अपना जो क़ुव्वत है वो इतनी बढ़ा दिए है, अपना एबिलिटी इतनी बढ़ा दिए है कि वो उस ड्रग के एबिलिटी को अब किल करेगी, उस ड्रग के एबिलिटी पे वो भारी हो गई है और वो ड्रग उस पर अब कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। Antimicrobial resistance is the ability of microbes to resist the effect of the drug at same dosage। अगर हम वो सेम डोजेज में वो ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होगा? उसका इफेक्ट जो है ना वो कुछ इफेक्ट भी नहीं आएगा उस बैक्टीरिया पे। उस बैक्टीरिया जो है ना वो अपना रेजिस्टेंस इतनी बढ़ा दिए गए है कि उसका कोई भी अब वो इफेक्ट नहीं होगा इस ड्रग से। When the drug lost the ability to either kill or inhibit the growth of microbes and the microbe gains the ability to survive in the presence of drug to which they were previously susceptible,
दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को समझ आ गया कि क्या होता है अगर ड्रग अपनी एबिलिटी लॉस करे अगेंस्ट द किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, देन उस दौरान और जो एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसने गेन किया कि वो उस सर्वाइवल में या उस एनवायरनमेंट में लिव कर सकती है, वो सर्वाइव कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस द इनेट एबिलिटी, इनेट एबिलिटी मतलब फर्स्ट जो एबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल स्पीशी टू रेजिस्ट एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल ड्रग। अगर एक पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल ड्रग के लिए कोई एबिलिटी है उस बैक्टीरिया में जो कि उसके खिलाफ सिर्फ रेजिस्टेंस शो करती है, उसके खिलाफ रेजिस्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक एबिलिटी कहते हैं या इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी एक ड्रग है हम वो एडमिनिस्टर करते हैं तो उस ड्रग के खिलाफ जो है ना वो अपना रेजिस्टेंस शो कर सकती है, लेकिन दूसरा ड्रग अगर हमने एडमिनिस्टर किया जो कि उसके लिए यूज़ होता है, उसके इफेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होता है, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होता है, तो फिर वो क्या करेगा, उसके खिलाफ वो अपना रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ऐसी भी वो प्रेजेंट है, एक ऐसी भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि ऑल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस है, जैसे कि हमारे साथ MRSA हो गया। MRSA एक ऐसी डिजीज़ है जो कि या एक ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ऑल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए पे एक स्पेसिफिक ड्रग को क्या करेगा, डेवलप करेगा कि वो उसको किल कर दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड इनसेंसिटिविटी, और इसको हम यह कह सकते हैं अगर वो उस ड्रग के खिलाफ जो है ना अपना एबिलिटी बढ़ा दे और ड्रग की एबिलिटी कम हो जाए तो इसको हम इनसेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। सिंस इट अकर इन माइक्रो एन ऑर्गेनिज्म दैट हैव नेवर बीन ससेप्टेबल टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, क्योंकि वो ड्रग जो है ना वो अब उस ड्रग वो उस ऑर्गेनिज्म पे क्या काम नहीं कर सकता और उसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रग होगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फिर इस एबिलिटी को हम इंट्रिंसिक एबिलिटी कह सकते हैं। लैक ऑफ एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर द बैक्टीरियल टारगेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी है उसकी बैक्टीरिया के लिए क्या पेनिसिलिन कोई भी इफेक्ट अपना शो नहीं करता, लेकिन एज द लेटर डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल वॉल, क्योंकि पेनिसिलिन एक ऐसी ड्रग है जो कि सेल वॉल को इफेक्ट कर देती है, सेल वॉल को ख़त्म कर देती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको उसकी ग्रोथ को रोक देती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिमिनिश कर देती है या डैमेज कर देती है। तो अगर ऐसा बैक्टीरिया हमारे साथ है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो तो उसका कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, तो पेनिसिलिन इसके लिए अब इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से पेनिसिलिन इस पर काम नहीं करेगा। एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड टू द बैक्टीरियल सेल। एंड ससेप्टेबिलिटी अब क्या है एक ड्रग की, तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि नेचुरली रेजिस्टेंट है किस चीज़ को, वेनकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन को। तो वेनकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन जी का क्या मतलब है, ये हमारे साथ एक ऐसी पेनिसिलिन है जो कि जी है, तो जी पेनिसिलिन क्या है, नेचुरल पेनिसिलिन है, लेकिन जो वी है वो सिंथेटिक पेनिसिलिन है, लेकिन इसका फंक्शन भी बिल्कुल जी पेनिसिलिन के सेम है, यानी बिल्कुल सेम फंक्शन करता है, बिल्कुल सेम एबिलिटी है, तो इस वजह से इसको भी हम नेचुरल में डाल सकते हैं बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू पेनिट्रेट आउटर मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, ये अब रेजिस्टेंस शो करती है बैक्टीरिया जो है ना, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेचुरली रेजिस्टेंस शो कर देते हैं वेनकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन को। तो क्यों ये रेजिस्टेंस शो करती है, क्योंकि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी कोई एबिलिटी है ही नहीं। तो अगर उसकी कोई एबिलिटी नहीं है तो वो खुद बहुत क्या शो करेगा, वो खुद बहुत अपनी जो इफेक्ट है वो शो करेगा या अपना रेजिस्टेंस शो करेगा इस ड्रग के खिलाफ। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, अब हमारे साथ एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कैसे होता है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस मीन व्हेन द माइक्रोब गेन द एबिलिटी टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग। अगर एक माइक्रोब जो है ना वो इतनी एबिलिटी हासिल कर ले कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग अपना जो मतलब ग्रोथ है वो कर सकती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड
resistance. Acquired resistance develop when microorganism no longer responds to the drug. अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ना वो no longer response दे रही है इस ड्रग के अगेंस्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, to which they were previously susceptible. पहले ये susceptible थी, मतलब पहले इसकी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो लिव कर सके, वो सर्वाइव कर सके ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ ड्रग, और अब उसमें ये एबिलिटी आ गई है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकती है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ ड्रग. तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसने एक्वायर्ड की है अपना रेजिस्टेंस. बीटा लैक्टमेज activity. Beta lactamase activity, the family of enzyme hydrolyze the cyclic amide bond of the beta lactamase ring which result in loss of bacterial activity. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि बीटा लैक्टामेज, अच्छा बीटा लैक्टामेज की अब क्या एक्टिविटी होगी, द फैमिली ऑफ एंजाइम हाइड्रोलाइज, जो फैमिली ऑफ एंजाइम है यानी जो हाइड्रोलाइज एंजाइम्स है, तो वो क्या कर देती है, द साइक्लिक एमाइड बॉन्ड ऑफ द बीटा लैक्टामेज रिंग, जो उसकी बॉन्ड होती है तो वो किस चीज़ से होती है, बीटा लैक्टामेज रिंग से होती है. तो इसके अलावा अब जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है वो क्या होगी, वो लॉस होगी, क्योंकि उसका जो दोनों जो रिंग होता है वो सेम होता है, बीटा लैक्टामेज रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. अल्टर PBS पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं तो वो क्या है, मॉडिफाइड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हैव अ लोअर एफिनिटी, उसकी एफिनिटी लो हो जाती है. क्यों लो हो जाती है, उसकी एबिलिटी एफिनिटी जो है ना वो लो होती है, किस चीज़ के बेस पे, बीटा लैक्टामेज एंटीबायोटिक के बेस पे इसकी एबिलिटी जो है ना वो बहुत लो होती है. अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, अगर वन डे की बात करें तो वन डे में बैक्टीरिया इतनी ग्रोथ कर सकती है, उस पर अगर एंटीबायोटिक्स अप्लाई करें और वो एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियोसाइडल है यानी बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो एक दिन में सारी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगी. अगर बैक्टीरियोस्टैटिक अप्लाई करें तो बैक्टीरियोस्टैटिक में ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, तो वही बैक्टीरिया बिल्कुल वही बैक्टीरिया रहेगी, वो थोड़ी सी भी ग्रोथ नहीं करेगी. और अगर बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस शो किया तो आप लोग देख सकते हैं जो स्ट्रेन हमने अप्लाई किया है, जो ड्रग हमने अप्लाई किया है वो इनसेंसिटिव है, उस पर कोई सेंसिटिविटी नहीं आई है, तो उसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है कि अब हमारी बॉडी की एबिलिटी बहुत वीक हो जाएगी और ड्रग की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. अगर हमने सेंसिटिव स्ट्रेन अप्लाई किया तो सेंसिटिव स्ट्रेन की एबिलिटी ज़्यादा हो गई है और बैक्टीरिया पे उसकी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई है और बैक्टीरिया को ख़त्म कर गई है. एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग में जो कॉमन माइक्रोब्स काजिंग डिजीज़ होते हैं तो उसमें हमारे साथ बैक्टीरिया के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, जो वायरसेस के लिए यूज़ होते हैं तो वो एंटीवायरल होते हैं, जो पंजाई के लिए यूज़ होते हैं तो वो एंटी पंगल होते हैं, और जो प्रोटोजिया के लिए यूज़ होते हैं तो वो एंटी प्रोटोजियल ड्रग होते हैं. तो स्टूडेंट्स एक एक को हम डिटेल के साथ एक एक चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी. सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके. वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.